हेलो एवरीवन। देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। हाँ जी बिल्कुल, हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यूएशन में लेके जा रहे हैं। C3 साइकिल तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है C3 साइकिल तक के PYQs के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी आप लोगों ने। अगर अभी तक नहीं की है तो हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए PDF आपको अवेलेबल वहां पे कराए गए हैं। वैसे आपके पास PYQs की और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी किताबें होंगी, तो आप वहां पे डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे आज अबाउट द C4 साइकिल। किसके बारे में बात करने वाले हैं? C4 पाथवे के बारे में। इसको हैच एंड स्लेक ने प्रपोज किया था, इसलिए इसको हैच एंड स्लेक पाथवे भी बोलते हैं। होता क्या है कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, उन वैस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ प्रेजेंट देखने को मिलते हैं अरेंज्ड फॉर्म में कुछ मीजोफिल की स्पेशल अरेंज सेल रेथ लाइक गुच्छे में एक साथ। इसीलिए इसको हम रेथ साइकिल भी बोलते हैं। अरेंजमेंट पैटर्न को ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के जो प्लांट्स हैं ज्यादातर ये उनमें पाए जाते हैं। ये आल्सो यूज C3 पाथवे, तो ऐसा नहीं है कि इनके पास C3 पाथवे नहीं होता है। इसीलिए C3 पाथवे को मेन बायोसिंथेटिक पाथवे बोला जाता है, ना कि C4 को। स्पेशल टाइप की ये रेथ एनाटॉमी या फिर क्रैंज एनाटॉमी बोली जाती है, जिसमें मीजोफिल सेल्स स्पेशलाइज्ड अरेंज मैटर पे जाइलम और फ्लोएम को वैस्कुलर बंडल्स को एक साथ कंबाइंड कर रही होती हैं। वैस्कुलर सीथ के पास क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। नॉर्मली हम बात करें तो इन वैस्कुलर बंडल्स के सिनेरियो में जो इनके पास सेल्स प्रेजेंट देखने को मिलती हैं, बंडल सीथ सेल बोलते हैं इनको। इस बंडल सीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, पर इनके पास क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो इनके सिनेरियो में क्या होता है? जो लार्ज सेल होती है अराउंड वैस्कुलर बंडल्स C4 प्लांट्स की, ये बंडल सीथ सेल बोली जाती हैं। इनकी एनाटॉमी क्या बोली जाती है? क्रैंज एनाटॉमी बोली जाती है। बंडल सीथ सेल में बी सेवरल लेयर अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल जो जाइलम फ्लोएम है उसके चारों तरफ कई लेयर में ये पाई जा सकती हैं, मल्टीपल लेयर में हो सकती हैं। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लार्ज नंबर क्लोरोप्लास्ट होता है इनके पास। थिक वॉल होती है, इम्प्रीमियस टू गैस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्परमेबल होती हैं और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस इनमें नहीं पाया जाता है। ये एक सिंपल सी प्रोसेस है, ऐसे समझ लो कि ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। अगर हम बात कर रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम की, तो जाइलम एंड फ्लोएम का मेन काम है वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर मिनरल्स यहां पे हैं। वाटर मिनरल्स प्रोसेस करने के बाद जब हम क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमेन की बात करते हैं, तो इनकी क्लोरोप्लास्ट जो नियर बाई लोकेशन पे होते हैं, इनमें सबसे पहले कंपोजिशन होता है फिक्सेशन बाय केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे C3 3 कार्बन के एसिड से ये यहां पे प्रेजेंट देखने को मिलता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टिंग ग्रुप बोला जाता है। ये पहला कंपोजिशन किसमें प्रेजेंट होता है? इन मीजोफिल सेल्स। पहले मीजोफिल सेल्स में ये प्रोसेस अकर करेगी और फिर ये पहुंच जाती है बंडल सीथ सेल में। बंडल सीथ सेल में वापस से केल्विन साइकिल प्रोसेस होती है। तो केल्विन साइकिल के सारे 18 ATP का खर्चा प्लस 12 NADPH का खर्चा ये यहां पे एज सच रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। कहां पे? मीजोफिल सेल्स में। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोनेट ग्रुप के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिसीव करता है। PP कार्बोक्सिलेज एंजाइम फॉर दिस फिक्सेशन। नाउ मीजोफिल सेल्स लैक करती है रुबिस्को एंजाइम। मीजोफिल सेल्स क्या यहां पे लैक करती है? रुबिस्को एंजाइम। इसमें रुबिस्को एंजाइम नहीं पाए जाते। रुबिस्को कहां पे दिखेंगे? रुबिस्को बंडल सीथ सेल के पास दिखेंगे। C4 एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म इन द मीजोफिल सेल्स
पहला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। C4 पाथवे में ये फॉर्म होता है। इट इज फॉर्म व्हेन अदर 4 कार्बन एसिड्स, दूसरे 4 कार्बन के एसिड्स में ये चेंज होता है। इसको बोलते हैं मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। कौन सा? मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड में ये चेंज हो जाता है। ये ट्रांसपोर्ट कर दिए हैं कहां पे? बंडल सी सेल में आ जाते हैं मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। अब बंडल सी सेल में जो 4 कार्बन के एसिड हैं ये ब्रोकन डाउन कर जाते हैं। लाइक मैलिक एसिड था, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड टूट जाते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे जो केल्विन साइकिल में चला जाएगा और एक 3 कार्बन का एसिड रिलीज करेंगे। फॉस्फोइनाइल पायरुवेट रीजनरेशन में हेल्प करेगा। 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है ये ट्रांसपोर्टेड बैक हो जाता है मेसोफिल में, जहां पे ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पीईपी में, ताकि फॉस्फोइनाइल पायरुवेट फिर से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाए। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड से फिर डिकार्बोक्सिलेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके केल्विन साइकिल की शुरुआत हो जाती है और ये 3 कार्बन का चेन फिर से मेसोफिल सेल्स में वापस भेज दिया जाता है। अभी बात करें तो जो बंडल शीथ सेल है ये रिच होती है रूबिस्को में, बट लैक पीईपी केज एंजाइम। ये पीईपी केज एंजाइम के लैकिंग होती है। पीईपी केज एंजाइम फॉस्फोइनाइल पायरुवेट यानी कि पीईपी के रीजनरेशन में हेल्प करता है, इसीलिए मेसोफिल सेल्स में इसको वापस भेजना पड़ता है। इसलिए C3 पाथवे में कॉमन C3 और C4 प्लांट्स दोनों में देखने को मिलते हैं। C4 प्लांट में C4 पाथवे ही देखने को मिलता है। C4 स्पेशल क्यों है? क्योंकि इनके पास स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी होती है, क्रेंज एनाटॉमी। इसके अलावा ये हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है, अगर इनके कंडीशंस की बात करें तो ये 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। दिस शोज अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज। ये हाई लाइट इंटेंसिटी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। दे लैक फोटो रेस्पिरेशन। क्या लैक करते हैं ये? फोटो रेस्पिरेशन। लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन नहीं होते हैं किसमें? C4 में। दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। बायोमास इनमें ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। C3 प्लांट के कंपैरिजन में ये ज्यादा बेनिफिशियल नजर आते हैं। फोटो रेस्पिरेशन, इसके बारे में अगर हम बात करें तो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन रूबिस्को के साथ कंबाइन करके 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया से गुजर के वापस से 3 फॉस्फोग्लाइकोलेट में चेंज होके यहां पे प्रेजेंट देखने को मिलता है। इस ड्यूरेशन में RUBP फंक्शन करता है। RUBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके रूबिस्को के साथ जुड़ता है। यहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइजेशन देखने को मिलते हैं। केल्विन पाथवे में RUBP कंबाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, रूबिस्को बनता है और 3PGA बनता है। क्लियर? नाउ एक्टिव साइट जो रूबिस्को की है यह बाइंड कर सकती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। रूबिस्को के पास ऑप्शन है कि ये ऑक्सीजन भी बाइंड कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड कर सकता है, इसीलिए इसका नाम कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों नाम रखा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेट एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रूबिस्को की देन फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कंपेटिबिलिटी कम देखने को मिलेगी, पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये ज्यादा बाइंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 डिटरमाइन करता है विच वन विल बाइंड टू द एंजाइम। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज डिटरमाइन करेगा कि कौन बाइंड करेगा। C3 प्लांट्स की बात करें तो सम O2 बाइंड्स विद रूबिस्को। C3 प्लांट्स में कुछ ऑक्सीजन रूबिस्को के साथ बाइंड कर जाते हैं, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन डिक्रीज कर जाता है। Here RUBP बाइंड विद O2 टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बन जाता है ऑक्सीजन से बाइंड करके? फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये पाथवे इसको बोलते हैं हम फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो हमारे पास क्या क्या बन रहा है?
फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोसेस बोली जाती है फोटो रेस्पिरेशन। इस पाथवे में नो सिंथेसिस ऑफ शुगर, क्या नहीं होती है, कोई सिंथेसिस शुगर की नहीं होती है, तो यहां पे शुगर नहीं बनते हैं। एटीपी एंड एनएडीपी ऑफ शुगर आर एटीपी एंड एनएडीपी। हम बात कर रहे हैं सिंपली किसमें, आरयूपीपी के कंपोजिशन में, फोटो रेस्पिरेशन में। ये पैथवे ऐसा है जहां पे नो सिंथेसिस ऑफ शुगर, एटीपी एंड एनएडीपी, हेंस फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है, वेस्टफुल प्रोसेस होती है। रेदर इट काज द रिलीज ऑफ CO2 बाय यूजिंग एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है एटीपी खर्च करने के बाद। इसके अलावा यहां पे और कुछ भी बेनिफिट नहीं देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं C3 प्लांट में। C4 प्लांट्स में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, बिकॉज दे इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एट द एंजाइम साइट्स। एंजाइम साइट्स में कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन ऑलरेडी एक्सेसिव में अवेलेबल होते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही आरयूपीपी बाइंड करेगा, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस मेक्स प्लेस व्हेन C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल सी सेल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये मिनिमाइज कर देता है ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी रुबिस्को में, इसलिए यहां पे नीड ही नहीं होती है। ड्यू टू द लैक ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड आर बेटर इन C4 प्लांट। इन एडिशन दीज प्लांट सो टॉलरेंट टू हायर टेम्परेचर, इसीलिए हायर टेम्परेचर से ये ज्यादा टॉलरेंट जोन करते हैं। कुछ यहां पे कॉमन डिफरेंसेस लिखे हुए हैं C3 प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस अकर इन मेसोफिल सेल्स, हाँ यहां पे मेसोफिल सेल्स और बंडल सी सेल दोनों में होती है। क्रैंजोनाटोमी C3 में एब्सेंट होती है, C4 में प्रेजेंट होती है। आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, यहां पे फॉस्फोइनाइल पायरुवेट PEP होता है। 3PGA एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है इसमें। C4 पाथवे में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। क्लोरोप्लास्ट आर ओनली वन टाइप, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, यहां पे क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिक होते हैं। ग्रेनल मेसोफिल सेल्स में और ए ग्रेनल इन बंडल सीड सेल में प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। फोटो रेस्पिरेटरी लॉस इज हाई, यहां पे फोटो रेस्पिरेशन होता है तो लॉस ज्यादा होगा, फोटो रेस्पिरेशन यहां पे ना के बराबर होता है। हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट होता है यहां पे 25 to 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड की यहां पे कंपनसेशन पॉइंट ज्यादा होते हैं कंपैरिजन टू द C4 प्लांट। C4 के पास लेस नंबर में देखने को मिलते हैं, 0 से 10 ml पर कार्बन डाइऑक्साइड पर लीटर। ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस का होता है 25 डिग्री, ये 20 to 25 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है, पर यहां पे 35 से 45 डिग्री आपको देखने को मिलेगा C4 प्लांट्स में। C3 प्लांट में फोटोसिंथेटिकली लेस एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। राइस, व्हीट, बीन, पोटैटो इनके एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। शुगर केन की बात करें तो शुगर केन, मेज, सोरगम एंड एमेरंथस ये फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट होते हैं और प्रोडक्टिविटी इनकी कैसी होती है, हाई देखने को मिलती है। तो ये आपके पास इनके कंपोजिशन देखने को मिलते हैं, किसके, C3 और C4 प्लांट के कुछ कॉमन अंतरों में इसको गिना जाता है। फिर इसके बाद हम बात करें, अगला हिस्सा है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। तो आइए बात करते हैं फोटोसिंथेसिस किन किन चीजों से इफेक्टेड होती है। इफेक्टेड में यहां पे हमारे पास 2 टाइप्स मेजरली दिखेंगे, एक है इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जो अंदर से प्लांट के इनसाइड होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहर से होंगे, जैसे सनलाइट है, टेम्परेचर है, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है और वाटर है। ये सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। अंदर की बात करें तो अंदर जो नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन है लीफ का, मेसोफिल सेल्स का और क्लोरोप्लास्ट का, ये डिटरमाइन करेगा। इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन जो है वो डिटरमाइन कर रहे होंगे
और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल का अमाउंट प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, कितने नंबर्स ऑफ क्लोरोफिल्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि वही मेजरली क्या काम करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, तो वो भी यहाँ पे डिपेंड करते हैं। प्लांट फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट फैक्टर्स डिपेंड होते हैं जेनेटिक प्रीडिपोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की जैसे जैसे ग्रोथ होती है उस पे ये डिपेंड करते हैं। यहां पे बात करें, सबसे पहला एक नियम है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर के रिगार्डिंग ब्लैकमैन ने एक नियम दिया था 1905 में कि अगर एक बायोकेमिकल प्रोसेस इफेक्ट होती है मोर देन वन फैक्टर, इसका जो रेट है ये डिटरमाइन किया जाता है बाय द फैक्टर नियरेस्ट टू इस टू मिनिमम वैल्यू, उस मिनिमम वैल्यू की कि इस वैल्यू से कम जाएंगे तो अब प्रोसेस नहीं होती है। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली इफेक्ट द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड, कि उस वैल्यू मिनिमम नीड चाहिए ही चाहिए, बिना उसके काम नहीं होगा, वही क्या हो जाता है, लिमिटिंग फैक्टर। और लिमिटिंग फैक्टर्स के तौर पे प्लांट विद ग्रीन लीफ, ऑप्टिमम लाइट, CO2 मे नॉट फोटोसिंथेसाइज इन वेरी लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इफ ऑप्टिमम टेम्परेचर इज गिवन इट विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो मिनिमम ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए उसको। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के फैक्टर्स भी यहां पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर बात करते हैं हम लाइट क्वालिटी की, लाइट इंटेंसिटी की, और लाइट कितनी देर तक एक्सपोजर हो रहा है, ये इन्फ्लुएंस करता है किसको, फोटोसिंथेसिस को। देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी। लीनियर रिलेशनशिप स्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है जब कम होता है, कम मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और लो लाइट इंटेंसिटीज दोनों के ड्यूरेशंस में बिटवीन इंसिडेंट लाइट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का रेट जो होगा लो लाइट इंटेंसिटी के साथ एक लीनियर रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है, कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे चेंजेस अकर करेंगे। पर एक लिमिट आती है कि बढ़ने के साथ साथ अब कंडीशंस क्या हो जाती है, लाइट सैचुरेशन अकर एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट। पूरी सनलाइट का जो 10% होता है इसको बोलते हैं हम पार रेडिएशन, वो भी जो फॉल कर रही होगी किस पे, प्लांट्स पे, एक्सेप्ट फॉर द प्लांट इन शेड आर डेंस फॉरेस्ट। अगर पौधे डेंस फॉरेस्ट में हैं या छायादार जगहों पे हैं तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते। लाइट रेयरली अनलिमिटिंग फैक्टर होती है नेचर में। नेचर में लाइट कम है तो भी फोटोसिंथेसिस देखने को मिल जाता है, ज्यादा है तो भी। तो लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे लाइट नहीं देखने को मिलती है। हाई इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट ब्रेक डाउन कर देती है। जब हम डायरेक्ट इंसिडेंट लाइट को हम बढ़ा दें तो फोटोसिंथेसिस क्या हो सकती है, डिक्रीज कर सकती है, फॉल डाउन देखने को मिल सकता है। अगला हिस्सा है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन और वाटर लिबरेट करते हैं। ये होते हैं स्टोमेटा, ओपन करते हैं, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, वाटर और ऑक्सीजन ऊपर जाते हैं। ये पत्तियों के सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि नेचर में इसकी जो वैल्यू है बहुत कम है, 0.03 से लेके 0.04% तक। अगर इसमें कमी आती है तो यहां पे चेंजेस होते हैं। इंक्रीज अप टू 0.05% काज इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट। पहले क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं 0.5% तक तो इंक्रीज कर रहा है। बियॉन्ड दिस लेवल इट बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड। अगर 0.05% से ज्यादा समय तक हम कार्बन डाइऑक्साइड को फॉल कराते रहेंगे तो ये क्या कर देगा, डैमेज काज कर देगा। लो लाइट कंडीशन C3 और C4 प्लांट्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन। लो लाइट कंडीशंस में C3 और C4 प्लांट कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो करेंगे ही नहीं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लाइट चाहिए, और लाइट चाहिए तब जाके ATP और NADP लाइट रिएक्शन पहले होती है ना,
तो लो पे लाइट रिएक्शन ही नहीं होगी, तो लाइट रिएक्शन पहले होगी तब कार्बन डाइऑक्साइड की अगेंस्ट रिस्पॉन्स आएगा। एट हाई लाइट इंटेंसिटी दे शो इंक्रीज रेट इन द फोटोसिंथेसिस। हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन बनी है फिर भी। C4 प्लांट्स की बात करें तो सैचुरेशन आता है 360 मिली पर लीटर, 360 ml पर लीटर। C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, क्योंकि इनको कार्बन फोटो रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनको ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए इनका जो कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन होता है ये बियॉन्ड 450 मिलीलीटर पर लीटर अकर करता है। इसलिए करंट अवेलेबिलिटी जो CO2 लेवल की है लिमिटिंग है किसके लिए, C3 प्लांट्स की। C3 ने कसम खा रखा है, नॉर्मली एटमॉस्फेयर में कितनी है 0.3 से 0.4 तक, तो इतना तो C4 के लिए 360 यानी कि 0.36 ये कंटेंट तो अवेलेबल है, लेकिन C4 को कितना चाहिए 0.45, तो ये लिमिटिंग है, ये इसीलिए C3 साइकिल में लिमिटेड होता है। Due to response to higher carbon dioxide concentration, C3 plant shows increased photosynthesis and higher productivity. This fact is used for some greenhouse crops. ये facts कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है। टोमेटो, वेल पेपर को प्रोडक्ट्स कराने के लिए दे आर ग्रोन इन कार्बन डाइऑक्साइड इन रिच एटमॉस्फेयर दैट लीड टू हायर यील्ड। कहने का मतलब है कि C3 को अगर हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे तो ये ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे। इसकी वजह से जैसे टोमेटोज हैं, बेल पेपर हैं, इनको कहां उगाया जाता है, ग्रीन हाउस क्रॉप में कंसीडर किया जाता है। अगला हिस्सा है डार्क रिएक्शन में बीइंग एंजाइमेटिक, क्योंकि एंजाइम रिएक्शन है तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होगी। इन्फ्लुएंस ऑफ द टेम्परेचर ऑन द लाइट रिएक्शन बहुत कम होता है। C4 प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं हायर टेम्परेचर एंड शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हायर टेम्परेचर और हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा C4 के साथ। इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर हमने डिस्कस किया था 35 से 40 डिग्री सेल्सियस था। C3 प्लांट्स के पास मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, कितना होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक। टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर द प्लांट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन देयर हैबिटेट, जिस जगह पे रह रहे हैं उसके हिसाब से वो अडॉप्ट कर लेते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स के पास हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है देन टू द प्लांट अडॉप्टेड टू द टेम्परेट क्लाइमेट, यानी कि बर्फीले एरिया में जहां पे इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। बात करते हैं नेक्स्ट वाटर की। वाटर स्ट्रेस क्लोजेस द एस्टोमेटा। एस्टोमेटा ओपन्स होते हैं तो डिफ्यूजन होता है। वाटर स्ट्रेस अगर हुई, पानी की कमी हुई तो एस्टोमेटा खुलेंगे नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी को कम कर देंगे। वाटर स्ट्रेस की वजह से लिप्स विल्ट कर जाएंगी, कम हो जाएंगी, इसकी वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा और लीफ की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो जाती हैं, फॉल डाउन कर जाती हैं। तो इस तरह से वाटर डिपेंड करता है। ये था आपका चैप्टर सनलाइट। उम्मीद है बढ़िया से तैयार हो गया होगा। क्वेश्चंस करिएगा, फटाफट इनके क्वेश्चंस हो जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइंस क्लासेस दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स भी ओपन है और साथ में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी दिया गया है, आप डायरेक्टली हमसे वहां से जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।